नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने पहले जो क्लासेस चलती थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही थी। पशु परिचर और अन्य जितने भी एग्जाम हैं उनके रिवीजन के लिए जो क्लासेज हैं वो आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही थी। पशु परिचर का एग्जाम होने के बाद और रीट की वैकेंसी, रीट के साथ साथ अपने शिक्षक भर्ती, ईओआरओ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जेल प्रहरी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान का जिसमें राजनीति, पॉलिटिकल साइंस वो जो है सिलेबस में नहीं हो। तो उन सिलेबस को देखते हुए, उन सिलेबस के भाग को देखते हुए सर ने ये मुझे मौका दिया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है, भारत की राज्य व्यवस्था वो जो है वो आप पढ़ाएं तो बच्चों को जो है वो फायदा हो सके। तो अपने भारत की राज्य व्यवस्था में लगभग आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, भले ही आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, भले ही आप ईओ दो, आरओ दो, हरेश देते हैं उसमें भी, और शिक्षक भर्तियां जितनी भी है उसमें, और साथ ही साथ जेल प्रहरी और जो चतुर्थ श्रेणी अभी कर्मचारी भर्ती आई है उसमें, सभी में लगभग इक्वल जो है सिलेबस वो अपने को देखने को मिलता है। जैसा कि अपनी किताब आई है वो रीट की, उसमें देखो उसके हिसाब से अपन जो कवर करेंगे वो ये है संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं। संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं, उसमें आपको ध्यान रखना है संविधान निर्माण यानी अपने को संविधान सभा के गठन से लगाकर जो है मूल रूप से संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के का जो कार्यकाल है, संविधान सभा के कौन कौन सी कमेटियों के कौन कौन सदस्य थे, इनके बारे में अपने मोटा मोटा नॉलेज, कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया, सब सारी चीजें जो है वो आप अपने को जो है किसने हस्ताक्षर किए, कितने सदस्य जो है वो प्रेजेंट थे, कितनी महिला सदस्य थी, कितनी महिला सदस्य प्रथम बैठक में प्रेजेंट थी, कितनी महिला सदस्य जो लास्ट बैठक है उसमें प्रेजेंट थी। इन चीजों को अपने को जो है वो ऑब्जर्व करना, इनको देखना, इनको पढ़ना है, इनको याद करना है। और साथ ही साथ मोटे मोटे तौर पर अपने को जो संवैधानिक विकास के जो चौपान है उन सोपान को अपने को देखना है, जिसमें 1773 से लगाकर जो एक्ट आए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है, मोटी मोटी जानकारी वो अपने को रखनी है। तो इन क्लासों में आपको 2 क्लासों में वो पूरी जानकारी उपलब्ध करवाते हुए फिर जो है अपन संवैधानिक विकास की तरफ बढ़ेंगे। संविधान और विशेषताएं, फिर उद्देशिका पढ़ेंगे यानी प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता, संसद, संघ की कार्यपालिका, संसद को पढ़ेंगे अपन, और संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन तीनों को पढ़ेंगे। और उच्चतम न्यायालय, फिर पढ़ेंगे अपन राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, पंचायती राज और महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान संशोधन। ये इसके साथ साथ और एक्स्ट्रा जितना भी जो भी होगा वो भी अपन इसमें जो पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेज हैं उनमें अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। यही आपके जो है सिलेबस का भाग या सिलेबस का हिस्सा है। तो आज श्री गणेश करते हैं महादेव का नाम लेके। चलो, तो अपनी पहली क्लास है ये, निःशुल्क बैच आपके लिए है, भारत का संवैधानिक विकास पार्ट फर्स्ट। संवैधानिक विकास पार्ट फर्स्ट यानी 1773 से लगाकर जो है 1909 तक अपन इस क्लास में जो है वो कवर करेंगे। जो एक्ट आए उनको कवर करेंगे। और अगली जो क्लास रहेगी, क्योंकि 1919 और 1935 2 बड़े भाग है, तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास ही रखने का प्रयास किया ताकि आपको उनमें से जो क्वेश्चन मिले तो उन प्रश्नों को आप देख सको। इसी उद्देश्य से आपको जो है वो क्लास अलग भाग में देने का प्रयास किया गया। चलिए, तो अपन बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। सिलेबस अपन ने डिस्कस कर लिया। चलिए, तो पहला प्रश्न नहीं है, अब प्रश्नों से के स्थान पर अपने को जो है बड़ा मैटर अपन पढ़ेंगे। देखो, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, इसमें 2 भागों में बांटकर अपन पढ़ेंगे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1753 तक, जैसे 1853 तक, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी तो जो है वो पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर जो है वो ब्रिटेन क्वीन जो है उनके अधीन चला गया था। तो जो 1853 तक के एक्ट है वो पहले भाग में पढ़ेंगे, और दूसरे भाग में उसके बाद के जो एक्ट है उनको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसमें इसमें कौन कौन से है, तो देखो 1773 ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। अब मोटे मोटे तौर पर अपन पढ़ेंगे, लेकिन
इसका मैं एक चीज यही बता देता हूं आपको, इसे पावर एक्ट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पावर एक्ट, इसे क्या कहा जाता है? पावर एक्ट। बस ये ध्यान रखना। बाकी तो सब में वही सेम कि 20 वर्षों के लिए कंपनी का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया और ये चीजें जो है वो सेम रहती है, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। इसे क्या कहा जाता है? पावर एक्ट। 1793 के एक्ट को क्या एक्ट कहा जाता है? पावर एक्ट। कभी सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट आए थे, जो चार्टर आए थे, जो कानून आए थे, उनमें पावर एक्ट कौन सा कानून कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है जो है कौन सा 1793 का जो चार्टर है उसे क्या कहा जाता है? पावर एक्ट। ठीक है, फिर है 1813 का, 1833 का और 1853 का। चलो एक एक करके अपन पढ़ते हैं इनको। चलिए, पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे गुप्त समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त समिति। इसके तहत, इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यविधि जो है वो 1 के स्थान पर क्या कर दी गई? 4 वर्ष के लिए। सीधी सीधी इसमें इस एक्ट जब तक चला 1773 से 1784 तक, जब तक ये एक्ट चला तब तक पहले तो इसकी नियुक्ति की गई और उसके बाद इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगला, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों, अब 3 कौन कौन सी ये इंपोर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना। एक तो बंगाल हो गई, एक बॉम्बे, एक हो गई बॉम्बे और एक हो गई आपके मद्रास। एक कौन सी हो गई? मद्रास। इन तीनों का, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों का गवर्नर जनरल बनाया गया। तीनों का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। अब इंपोर्टेंट, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक वो सिर्फ बंगाल का जो गवर्नर जनरल था तब तक वो बंगाल का जनरल कहलाता था और बंगाल का प्रथम, या आपने 3 जो ये स्टेट बताए हैं, 3 जो प्रेसिडेंसियां बताई है, उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का, तो आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इनकी सहायता के लिए कितने सदस्य कमेटी बनाई गई? 4 सदस्य। इनकी सहायता के लिए कितने सदस्य कमेटी? तो 4 सदस्य कमेटी बनाई गई। 4 सदस्य कमेटी क्या की गई? बनाई गई। इसमें यह किया गया और क्या किया गया? देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। लेकिन प्रश्न यह बनता है कि 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे किस नाम से जाना जाता था? तो वो ध्यान रखना आपको, अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट, इसे किस नाम से जाना जाता था? अपेक्स कोर्ट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अपेक्स कोर्ट। ये जो स्थापना की गई थी 1774 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसे अपेक्स कोर्ट कहा जाता था। अब और क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन, कि इस जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कहां की गई थी? इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो भी रहेगा अपने कोलकाता। कहां पर स्थापना की गई थी? कोलकाता। कहां पर स्थापना की गई थी? कोलकाता। अगला प्रश्न यह बनेगा कि अगर इसकी स्थापना की गई तो इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे, सर एलिजाह इम्पे। अब देखिए, इसको वापस देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गुप्त समिति से इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया और जब तक ये एक्ट चला तब तक उसका जो कार्यकाल है वो क्या कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या बनाया गया? उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? तो 1774 में। क्या नाम से? एपेक्स कोर्ट। कहां स्थापना की गई? तो कोलकाता में। और मुख्य न्यायाधीश जो है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश या प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो सर एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। क्लियर? कोई समस्या नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन, अगले जो भाग है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
अगला भाग है आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलो, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों का अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। कैसे अलग किया गया? स्वाभाविक सा प्रश्न अपने दिमाग में आना चाहिए कि इसको कैसे अलग किया गया। चीज देखिए, पहले से ही था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो पहले से था ही मौजूद। अब एक और जो बोर्ड है उसका गठन जो है किया गया, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसकी स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। अब क्यों की गई देखिए, तो जितने भी व्यापारिक अधिकार थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको क्या अधिकार दिए गए? व्यापारिक अधिकार। और जितने भी राजनीतिक, अपन इसको एक चीज शब्द और कह सकते हैं, प्रशासनिक, राजनीतिक या प्रशासनिक, जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य जो है वो किसे दिए गए? तो वो दिए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये ध्यान रखें। कंपनी के किस एक्ट के तहत व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यकलापों को अलग अलग किया गया? तो वो है 1784 का एक्ट। और इस 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्रशासनिक या राजनीतिक कार्य जो है वो इसको दिए गए। और अनवरत जो 1773 में स्थापित किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को व्यापारिक जितने भी अधिकार हैं वो किसको दिए गए? तो वो दिए गए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर? चलो, इसके बारे में कोई समस्या मेरे हिसाब से अब नहीं होनी चाहिए। अगला 1813 का राजलेख। देखो, अब इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके बीच में एक एक्ट आया था जो था आपने 1793 का, जिसे क्या कहा जाता है? पावर एक्ट। क्या कहा जाता है? पावर एक्ट। इसको ध्यान रखना। क्लियर? चलो, बड़े अगले क्वेश्चन ही आएगा थोड़े दिन, तो क्वेश्चन से इधर आए हैं। तो चलिए, तो 1813 का राजलेख, 1813 का राजलेख इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा कौन से एक्ट के तहत या कौन से राजलेख के तहत दी गई? तो 1813 के राजलेख के तहत। 1813 के राजलेख के तहत। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो प्रश्न बनेगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया? 1 लाख। कितना किया गया? 1 लाख। ठीक है, अगला ये ध्यान रखें आप, 1 लाख रुपए पहली बार शिक्षा पर बजट कौन से एक्ट या कौन से चार्टर या कौन से राजलेख के तहत? तो आपको ध्यान रखना है 1813 के राजलेख के तहत। फिर अगला, चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त। कंपनी का एकाधिकार समाप्त। अब यह प्रश्न कैसे पूछा जाता है? तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुले व्यापार की नीति, खुले बाजार या खुले व्यापार, खुले बाजार ऑब्लिक खुले व्यापार, खुले बाजार ऑब्लिक खुले व्यापार की नीति कौन से एक्ट के तहत अपनाई? कौन से एक्ट के तहत अपनाई? तो आपको ध्यान रखना है 1813 के राजलेख के तहत। 1813 के राजलेख के तहत। यानी एक तो चीन के साथ व्यापार करने का और चाय के साथ व्यापार करने का जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार था, एकाधिकार बनाए रखा। और अन्य जितने भी व्यापार हैं उसके लिए अन्य ब्रिटिश नागरिक, अन्य ब्रिटिश जो लोग हैं वो व्यापार कर सकते थे, वो व्यापार में भाग ले सकते थे, जो वो व्यापार है अपना जो है वो पनपा सकते थे। लेकिन चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और चाय का जो व्यापार करेंगे वो भी किसको अधिकार था? तो वो भी था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को। आई थिंक ये आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो आगे, नेक्स्ट 1833 का राजलेख। 1833 का राजलेख, ये लाइन लगभग आपको सब में मिलेगी। कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। कंपनी का एकाधिकार जो है वो कब तक बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष तक। कंपनी का एकाधिकार कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष तक। ये आपके सब में रहेगा। अगला, बंगाल का गवर्नर जनरल अब
पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। अब प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। और प्रश्न को घुमाकर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो ध्यान रखना आपको, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। क्लियर? बढ़े आगे। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, इसका मतलब चीन के साथ व्यापार व चाय के साथ, जो चाय का जो व्यापार है चीन के साथ, व चाय का जो व्यापार है, जो एकाधिकार 1813 के एक्ट में दिया गया था, 1833 में जो एक्ट आया, जो चार्टर आया, उसके तहत वो जो अधिकार है वो क्या कर दिया गया? उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा दिया गया और पूरी तरह से खुले व्यापार, पूरी तरह से सबके लिए जो है व्यापार की जो है वो स्थितियां हैं वो क्लियर कर दी गई। व्यापार की स्थितियां क्या कर दी गई? क्लियर कर दी गई। अब आगे चलो। विधि सदस्य व विधि आयोग का गठन किया गया। विधि सदस्य व विधि आयोग का गठन किया गया। अस्थायी सदस्य था, जो गवर्नर जनरल की कमेटी थी, गवर्नर जनरल की कमेटी में जो सदस्य थे उसमें एक अन्य सदस्य और जोड़ा गया, उस सदस्य का नाम रखा गया विधि सदस्य। और ये जो है वो पूर्णतः अस्थायी सदस्य था, बाद में जाकर इसे स्थायी सदस्य में बदला गया था, लेकिन अपने को यहां तक ध्यान रखना है कि ये अस्थायी सदस्य। अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न यह बनता है कि भारत का गवर्नर जनरल की कमेटी में, भारत के लिए गवर्नर जनरल की कमेटी में बनने वाला पहला विधि सदस्य कौन था? भारत के लिए बोल रहा हूं, भारत का नहीं बोल रहा हूं, भारत के लिए विधि सदस्य कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो थे वो प्रथम विधि सदस्य बने थे, प्रथम विधि सदस्य बने थे। तो ये विधि सदस्य वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर 1833 में। और कौन थे विधि सदस्य? तो लॉर्ड मैकाले। अब अगला है विधि आयोग। पहला तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि विधि आयोग का गठन कब? विधि आयोग का गठन कब? तो विधि आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था आपने 1834 में। 1834 में, 1834 में विधि आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? 1834 में। ठीक है। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो विधि आयोग का अध्यक्ष भी आपको पूछा जाए तो अध्यक्ष भी आपको ध्यान रखना है लॉर्ड मैकाले। अध्यक्ष भी पूछा जाए तो कौन याद रखना आपको? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो है वो विधि आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब यहां ये पढ़ रहे हैं तो एक चीज और पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो एक आयोग और पढ़ लेते हैं यही साथ में, वो था शिक्षा आयोग। कौन सा आयोग था? शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग गठन कब किया गया? तो 1835 में। 1835 में। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो था वही मैकाले। कौन था? मैकाले। अध्यक्ष कौन था? तो मैकाले। अध्यक्ष कौन था? तो मैकाले। क्लियर? फिर है आगे, और इसमें एक चीज और जोड़ना, चलो पहले एक बार देख लेते हैं, एक चीज और जोड़ ही देते हैं अपन। शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1835 में, लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष बनाया गया। अब शिक्षा पर पहली बार बजट की घोषणा कब की गई? शिक्षा पर पहली बार 1 लाख बजट की घोषणा कब की गई? तो 1833 के राजलेख में। अब प्रश्न अगर भविष्य में बन सकता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीयों पर शिक्षा का खर्च जो है वो 10 लाख तक कौन से राजलेख या कौन से चार्टर में बढ़ाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां ध्यान रखें, जो शिक्षा पर खर्च है, शिक्षा पर खर्च जो है वो 1 लाख से कितना कर दिया गया? 10 लाख। बजट जो है वो कितना कर दिया गया? 1 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया गया? 10 लाख। अब इसमें से आपके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा। अब अगला, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, लेकिन दास प्रथा जो है उस पर पूर्णतः रोक, या दास प्रथा पर जो रोक है वो कब लगाई गई? वो सन भी याद रखना, तो वो ध्यान रखना 1843 में। कब लगाई गई? 1843 में। 1843 में। क्लियर? 1843 एकदम क्लियर। अब मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
चलो अगला है 1853 का राजलेख। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किसको आधार बनाया जाएगा? प्रतियोगी परीक्षाओं। तो परीक्षा जो होगी उस परीक्षा का नाम था आईसीएस। आईसीएस, आईसीएस। अब प्रश्न वही कि भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? प्रथम आईसीएस कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, भारत के जो प्रथम आईसीएस है, प्रथम आईसीएस जो है वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये कब बने थे? तो ये भी ध्यान रख लेना आप, 1864 में। ये इतना तो गहरा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है उनको आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे। ये अंतिम चार्टर था, ये अंतिम चार्टर था। क्यों? क्योंकि 1853 के चार्टर के बाद 1857 का विद्रोह जो है वो हुआ था, और भारत में पूरी तरह से जो क्रांति है वो हुई थी। उस क्रांति से बचने के लिए जो है पूरा जो सेटअप है, पूरा जो प्रणाली है, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? बदल दिया गया था। पूरी तरह से क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था। और चार्टर जो है उनकी जगह पर अधिनियम जो है वो लाए गए थे। उसमें अब तक अपन ने जो भाग पढ़ा था कि ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो कानून आए उनके बारे में पढ़ा था। अब अगला भाग जो पढ़ रहे हैं अपन, सेकंड जो पोर्शन पढ़ रहे हैं, वो सेकंड पोर्शन जो रहेगा वो अपने रहेगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ब्रिटिश क्राउन के अधीन यानी सीधा सीधा जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश महारानी जो है उनके अधीन जो है वो पूरी तरह से जो है कानून है वो, सॉरी, जो शासन है जो वो है उनके अधीन जो है शिफ्ट हो गया था। उसके बाद कौन कौन से एक्ट आए तो वो ध्यान रखिए आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सॉरी 61, 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अपन विस्तार से इसको नहीं, इसमें जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने देखना। पहला, इस 1861 के एक्ट के तहत पहली चीज ध्यान रखना, उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में 3 जगह पर, 3 प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वेरी मोस्ट ध्यान रखना, इसमें से पूछा जा सकता है कौन सी नहीं थी, तो ध्यान रखना आप। एक तो मद्रास में, ठीक है, दूसरी बंगाल में, और तीसरी जो थी वो बॉम्बे। तीसरी कहां पर थी? बॉम्बे। मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। ठीक है, उसके साथ साथ और चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी में विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की भी स्थापना की गई। विधान परिषद की भी स्थापना की गई। कहां कहां की गई यह भी इंपॉर्टेंट। पहला जो की गई थी वो की गई थी आपके बंगाल। क्या कहां की गई थी? बंगाल। दूसरी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत में, पश्चिमी प्रांत में। और तीसरी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके पंजाब प्रांत में। कहां स्थापना की गई थी? पंजाब प्रांत में। क्लियर? पंजाब प्रांत में। ठीक है, यह न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो बहुत गहरा क्वेश्चन होगा। इसमें स्थापना की गई थी जुलाई में या अगस्त में, और या अगस्त में, 14 अगस्त और 15 अगस्त। ये ध्यान रखें आप इसमें, या सॉरी, या जुलाई में या अगस्त में, या अगस्त में। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। 1861 से संबंधित जो है वो यही मैं आपको जो है वो जो चीजें हैं वो बता रहा हूं, ताकि आपके आगे जो है इसमें विस्तार से अपन इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है वही देखने हैं कि अपने संवैधानिक विकास जो है वो है, वो नहीं है इस बात। इसलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। फिर नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसको भी देख लेते हैं। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों लाया गया था? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों लाया गया था? हो सकता है आरएस मेंस का ये क्वेश्चन बनता है, क्यों लाया गया था? तो देखिए, यह लाया गया था राष्ट्रवाद के उदय के कारण। किसके कारण लाया गया था? राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के, पेन चेंज कर देता हूं आपको समझ में आ जाएगा।
राष्ट्रवाद के उदय के कारण। कैसा राष्ट्रवाद, कौन सी घटनाक्रम हुआ था राष्ट्रवाद का? तो ध्यान रखना आप, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885, अपने को सबको पता है कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो हुई, उसके कारण जो है वो है इसे जो इस एक्ट को है वो लाया गया, एक्ट को है वो लाया गया। गवर्नर जनरल जो उसकी जो कमेटी है उसमें सदस्य हैं वो जोड़ने का प्रस्ताव लाया गया। एक चीज आप ध्यान रखना, इसमें से प्रश्न भविष्य में बन सकता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये ध्यान रखना, ये मैं हटा ही देता हूं यहां से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी मतलब चुनाव करवाए जाएंगे लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया था। ठीक है, चलो ये एक चीज ये ध्यान रखना आप, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 विस्तार से पढ़ेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन हुई घोषणा जो है वो 1947, इन सबको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो चाहिए थी तो वो आपको ये इसमें मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप देखो, मैं एक चीज शुरुआत में मुझे बताना था लेकिन अभी बता देता हूं आपको। आप सर की जो किताब आई हुई है, किताब मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास पड़ी है शायद ये किताब, इस किताब को आप साथ रखें और इस किताब में अपडेट करते जाएं। इस किताब में जो भी जो चीजें आपको एक्स्ट्रा लगे वो इस किताब में ही आपको अपडेट करनी है। वैसे इस किताब में आपको सारा जो जानकारी है वो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इस किताब को आप साथ रखते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल रही है उसको अपडेट करें, आपकी रीड क्लियर हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। चलो तो अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए, पहला 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। देखो अब तक राजलेख आ रहे थे या इंग्लिश में चार्टर कह सकते हैं, अब जो आएंगे वो आएंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। पहला 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया ने इस पर हस्ताक्षर किए। ये जो अधिनियम है उस पर हस्ताक्षर जो है वो कब किए गए थे? तो 2 अगस्त 1858 को जो है वो क्या किए गए थे? इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे दूसरी लाइन जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन रहेगा। ब्रिटिश महारानी जो रहेगी वो हॉल एंड सॉल, वो जो है वो मूल वही रहेगी, वो जो पूरा अधिकार जो है वो उनके अधीन जो है वो आ जाएगा, पूरा जो अधिकार है जो वो क्या हो जाएगा, इनके अधीन आ जाएगा। फिर भारत सचिव वो भारत परिषद का गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में सीधी सब क्लिक करनी चाहिए चीज। ऐसा अगर कोई आता है तो आते ही आपके दिमाग में सीधी एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए कि भारत सचिव कौन थे पहले। जैसे कि अपन मैकाले पढ़े विधि सदस्य, पहले आईसीएस पढ़े सत्येंद्रनाथ टैगोर, उसी तरह से भारत सचिव शब्द आया तो भारत सचिव कौन थे, क्वेश्चन दिमाग में सीधा आना चाहिए। तो पहले भारत सचिव जो थे वो थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड जो है वो पहले भारत सचिव थे। चार्ल्स वुड जो है वो क्या थे? पहले भारत सचिव थे। अब भारत परिषद का गठन किया गया। इस भारत परिषद में कितने सदस्य थे? भारत परिषद में कितने सदस्य थे? तो भारत परिषद में जो है वो अपने सदस्य थे 15। कितना सदस्य थे? 15 सदस्य थे। भारत परिषद में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति 1773 1784, इन दोनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसकी स्थापना की गई थी, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यह दायित्व था कि वो व्यापारिक जो क्रियाकलाप है, व्यापारिक जो कार्य हैं उनको देखे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनका ये उद्देश्य था या उनका जो अपने कार्य था कि वो प्रशासनिक या राजनीतिक जो कार्य है उनको देखे। तो उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया शासन, तो उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल जो है वो क्या कहलाएगा? वॉयस राय। वॉयस राय यानी राजा की आवाज, राजा की आवाज। वॉयस राय यानी राजा की क्या कहा जाएगा? आवाज। अब प्रश्न यह पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वॉयस राय कौन था? भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कैनिंग। कौन था? कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो आपको ध्यान रखना है वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा गया इसे? अपने अधिकारों का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1857 की क्रांति के बाद ये आया था। तो इससे संबंधित जो है ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये चीजें जो है क्या रखनी है आपको? ध्यान रखनी। क्लियर? चलो आगे। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। चलो, भारत सचिव मार्ले व वायसराय मिंटो, मार्ले मिंटो अधिनियम, इन दोनों ने मिलकर यह बनाया था, इसलिए इसे क्या क्या कहा गया? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम। और मिंटो को तो ये क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मिंटो। किसे माना जाता है? मिंटो। मिंटो ने जो है वो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो है उसको शुरू किया था। कैसे क्या शुरू किया गया? देखो, प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। चुनाव किस आधार पर किए जाएंगे? तो व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वो रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? देखो अगली लाइन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। इस तरह की व्यवस्था की गई कि कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और उसको वोट देने वाले भी जो होंगे वो क्या होंगे? मुस्लिम होंगे। वो भी कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। इस तरह की जो निर्वाचन व्यवस्था है वो इन्होंने की थी। एक प्रकार से पूरी तरह से जो है फूट डालो और राज करो, इनकी जो ये नीति थी ये पूरी तरह से उभर कर या पूरी तरह से सुर्खियों में कब आई? तो 1909 के एक्ट में। 1909 के एक्ट में पूरी तरह से ये जाहिर हो गया, पूरी तरह से ये देखने को मिला कि ये किस नीति पर कार्य कर रहे हैं। तो वो नीति जो थी वो थी फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। हिंदू मुस्लिम जो है उनको अलग अलग कर दिया जाए, जिससे 1857 की क्रांति या किसी तरह की क्रांति या किसी तरह की स्वतंत्रता आंदोलन की जो बात है वो नहीं हो सके। इसलिए इन्होंने जो है इनके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है वो की गई। तो ये नीति कौन सी नीति कहलाई? तो वो ध्यान रखना आप, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो कहलाई। फिर मिंटो ने मार्ले को लिखा, हम, ये ध्यान रखना, हम नागदत्त बो रहे हैं, नागदत्त बो रहे हैं जिनके परिणाम भीषण होंगे। जिनके परिणाम क्या होंगे? भीषण होंगे। हम नागदत्त बो रहे हैं, दंत, हम नागदंत बो रहे हैं जिसके जो परिणाम है वो क्या होंगे? भीषण होंगे, खतरनाक होंगे। परिणाम क्या होंगे? खतरनाक होंगे। ठीक है, फिर आगे, सर्वप्रथम भारतीय को भारत परिषद व वायसराय की कार्यकारिणी में हिस्सा बनाया गया। अब यहां जाकर जो है वो भारतीय लोगों को जो है वो वायसराय की कमेटी जो है उसमें क्या बनाया गया? हिस्सा बनाया गया। अब प्रश्न वही आना चाहिए आपके दिमाग में कि पहला कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले जो सदस्य बने थे, जो इनकी कमेटी में जो भारतीय सदस्य बने थे, प्रथम भारतीय जो सदस्य बने थे, उनका क्या नाम था? तो ध्यान रखना आपको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर? अब चलो आगे चलते हैं। चलिए, तो ये एक बार वापस अपन देख लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कौन कौन से आए? तो 1773 से 1853। फिर उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, जिसे कौन सा एक्ट कहा गया? पावर एक्ट कहा गया। चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853। अब इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा? पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें इसे गुप्त समिति भी कहा गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया और उनकी जो कार्य अवधि है वो 1 वर्ष के स्थान पर क्या कर दी गई? 4 वर्ष कर दी गई इन 20 सालों के दरमियान। फिर आगे बंगाल के गवर्नर जनरल को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी बंगाल,
बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों का जो है वो क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। अब ध्यान रखना, अब तक तो बंगाल का क्या कहलाता था, गवर्नर कहलाता था। बंगाल का क्या कहलाता था, गवर्नर कहलाता था। जैसे ही 3% एनसीओ का उसे और अधिकार दिया गया तब कहलाया गवर्नर जनरल। अब प्रश्न एक और बन सकता है, ये प्रश्न देखो रिवाइज में भी कुछ क्वेश्चन अपने को मिल सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप ध्यान रखें वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। अब भारत इन 3% एनसीओ का या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा गया, तो वॉरेन हेस्टिंग। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, इसे एपेक्स कोर्ट कहा गया। कहां पर स्थापना की गई, तो कोलकाता में। कहां पर स्थापना की गई, तो कोलकाता में। इसके न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। अगला पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या था, तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। कुछ जो व्यापारिक है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए और जो प्रशासनिक है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए। आगे 1813 का राजलेख, वही पहली बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार 1 लाख के बजट जो है प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। और चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ जो व्यापार है, चाय का जो व्यापार है, सॉरी, चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार है, उन दोनों पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रखा, लेकिन बाकी जितने भी व्यापार है वो खुले बाजार के रूप में कर दिए गए, जिसमें ब्रिटिश कोई भी आकर व्यापार जो है वो कर सकता था। फिर 1833 का राजलेख, कंपनी का अधिकार वही 20 वर्षों के लिए तो है ही है। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब प्रश्न वापस वही बनेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। क्लियर। फिर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार दोनों बंद। फिर विधि सदस्य और विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन कब, 1834 में। विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। उसी दरमियान 1835 में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वही मैकाले। और शिक्षा पर जो 1 लाख बजट 1813 में प्रावधान किया गया था, 1833 में उसे 1 लाख के स्थान पर क्या कर दिया गया, 10 लाख बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख। दास प्रथा 1843 में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया या बंद कर दी गई। फिर 1853 का राजलेख, इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। आईसीएस, भारत के प्रथम आईसीएस भारतीय व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और ये जो है वो अंतिम चार्टर था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। आगे वही ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो 1858, 1861 में मैंने आपको बताया कि इसके तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 3 जगह पर। कहां कहां पर, तो मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। मद्रास, बंगाल और बॉम्बे 3 जगह पर क्या स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की। और विधान परिषद की स्थापना की गई कहां कहां, तो बंगाल, पश्चिमी प्रांत और पंजाब प्रांत में। इन 3 जगह विधान परिषद की भी स्थापना की गई। कौन से एक्ट के तहत, तो 1861 के एक्ट के तहत। फिर 1909 का एक्ट, 1909 के एक्ट के क्यों लाया गया, तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण लाया गया। क्या था राष्ट्रवाद के उदय में, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी उसके लिए जो है ये 1892 का जो एक्ट है वो लाया गया, 1892 का एक्ट। ठीक है, ये इसके लिए, इसके नहीं है। फिर 1909, 1919, 1935, 1940, 1942 अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट बैटन, ये सब अपन विस्तार से पढ़ेंगे आगे क्लासों में। फिर भारत सरकार अधिनियम 1958, 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन आया। भारत सचिव व भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद में कितने सदस्य थे, 15। भारत सचिव पहले कौन थे, चार्ल्स वुड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की जगह वायसराय जो है वो एक पद लाया गया। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसे अधिकारों का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सचिव मार्ले व मिंटो इन्होंने लाया था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया। मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। मिंटो को क्या कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यवसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या अपनाई गई, तो मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन व्यवस्था की गई कि उनके कैंडिडेट भी मुसलमान होंगे और वोट देने वाले भी जो है वो मुसलमान होंगे। फिर फूट डालो और राज करो की नीति पूरी तरह से उजागर हुई और
मिनटों में इसमें लिखा कि हमने जो नागदत्त दंत बो रहे हैं, जिनके परिणाम जो है वो भीषण होंगे, खतरनाक होंगे। सर्वप्रथम भारत को भारत परिषद व वायसराय की कार्यकारिणी में हिस्सा बनाया गया, भाग बनाया गया। तो पहले व्यक्ति जो वायसराय की कार्यकारिणी और भारत परिषद में जो सदस्य बने, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, चलो क्लियर। ये आपके लिए टेस्ट सीरीज रीट की पात्रता परीक्षा पास करने में आपके लिए एक सारथी का काम करेगी। आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और अपनी जो तैयारी है उसको और चार चांद लगाएं, जिससे आपको पता चल सके कि मेरी तैयारी का लेवल या मैं किस तरह का जो है तैयार हूं, किस तरह से तैयार हूं रीट जो प्री है उसके लिए, और अन्य परीक्षाएं जो है उनके लिए भी ये क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और ये बेसिक पढ़ाई बताया जा रहा है क्योंकि आपके संवैधानिक विकास जो सीधे तौर पर सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा था कि संविधान निर्माण है, तो संविधान निर्माण, लेकिन इसको भी अपन पढ़ लेते, छोड़े नहीं, क्योंकि हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिल जाए, तो एक आध क्वेश्चन से तो सीधा मेरिट में और एक आध क्वेश्चन से अपन मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो इसको भी अपन मोटे मोटे तौर पर पढ़ लेंगे। अगली क्लास में अपन 1919, 1935 और अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और माउंटबेटन घोषणा, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको विश्वास, आशा रखता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और पहली क्लास है और अच्छा प्रयास किया जाएगा, और अच्छी जो क्लासेज हैं वो आपको देने का प्रयास किया जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।